छोड़ दो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर सेट। और आज हमारी क्लास होने वाली है कौन सी, इस पे देखेंगे। आज हमारी शिफ्ट होने वाली है कौन कौन सी दोस्त, 14 तारीख की शिफ्ट थर्ड। क्लियर है। तो बात करते हैं अब हम अपनी शिफ्ट की। क्या दिया है देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। क्या दिया है आपका, सिंपल इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन है। उसमें हमसे पूछा है कि आपका अमाउंट कितना होने वाला है, हमें टाइम दिया है और रेट दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता है किस पे डिपेंड, रेट परसेंट इंटू टाइम पे। किस पे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे, रेट परसेंट इंटू टाइम के। रेट कितनी दी है, रेट मुझे मिली है 4.5%। 4.5% को मैं लिख सकता हूँ 9/2। टाइम कितना है, टाइम मेरे पास है 2.5 वर्ष, और 2.5 वर्ष को लिख सकता हूँ दोस्त 5/2। तो ये मेरे पास निकल के आ गया। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। किसका होगा ये, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल का। जितनी भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई है आप प्रिंसिपल की निकाल दीजिए। कितनी है प्रिंसिपल, 2,52,500। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2,52,500 का कितना निकालना है आपको, 9×45/4%। 45/4%। परसेंटेज से क्या होता है आपको पता है, 2 जीरो खत्म हो जाती है। तो क्या बचता है आपका, जो भी बचता है आपका उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। आ रही है बात सभी को समझ में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा, 45 की से मल्टीप्लाई करूंगा, 45 गुना 5 होता है 225। बचा कितना 22, 45 दूनी 90 और 22 कितना होता है दोस्त 112। कितना बचा 11, 45 पंजे फिर से 225 और 11 236। हासिल कितना आ गया 23। 45 दूनी 90 और 23 कितना होता है दोस्त 113। 113 ये आ गया। इसे मैं भाग दूंगा तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ गया, 4 दूनी 8, 3 और फिर 3 है, 4 अठे 32, 1 4 चौक 16, 25 है, जीरो उतार लेंगे, 4 6 24, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये सभी को समझ में आया। मैं आपसे पूछूंगा क्या आप सभी को एक समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे आया है। आप बोलेंगे जी सर। हमें बताना है कि यह राशि कितनी होगी, अमाउंट आपको बताना है। तो अमाउंट क्या होता है दोस्त, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यदि मैं प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाता है, मेरा अमाउंट आ जाता है। प्रिंसिपल है 2,52,500, 2,52,500। इसमें जब मैं सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा यानी 28,406.25 को ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, ऐड करेंगे लास्ट में आएगा 0.25। कितना आएगा दोस्त 0.25। 0.25 आपका 3 ऑप्शन में है तो ऐसे नहीं बनेगी बात। कितना आएगा लास्ट में, फिर 6 आएगा, 0 आएगी, 4 5 9 आएगा, 906.25 होगा। किस ऑप्शन में है, 906 पॉइंट में 5 जीरो है, गलत है। 906.25 इसमें भी है और इसमें भी है। ये तो आपको भाई पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 2 8 10 25 2 27 और 1 28। तो ये आ जाएगा 28,0906.25। 28,0906.25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ सभी को। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की इकाई कितनी है, प्रत्येक भुजा ए इकाई है। यानी क्या दी है, साइड आपकी ए दी है। इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये दिया है भाई। यदि मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया कितना होता है, एक एडवांस फॉर्मूला आपको बता देता हूं। अगर आपकी साइड ए है, भुजा क्या है दोस्त, भुजा ए है, तो इसका एरिया होता है √3/4 A²। ये होता है। यदि मुझे इसकी हाइट चाहिए, क्वेश्चन में हमसे हाइट पूछा, सीधा हाइट का फॉर्मूला आपको बताना है। तो हाइट होती है इसकी √3/2 मल्टीप्लाई में ए।
तो ये किस ऑप्शन में होगा आप चेक करेंगे एक बार। √3/√2 गलत हो जाएगा, √3a² ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? √3a/2। आप ए को इधर लिख लो या फिर आप ए को इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है? आ रही है समझ बात? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात कितना है दोस्त? 1:4। यदि पत्नी को पुत्र से कितना 5,000 रुपए कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, यह हमें बताना है। कोई व्यक्ति था, उसने अपनी संपत्ति को बांट दिया किस किस में? पहले अपनी पत्नी और अपनी बेटी में। क्या रेशियो है? दोनों का रेशियो 1:4 है। किसमें बांटते हैं? वाइफ और डॉटर में। भाई वाइफ और डॉटर में क्या रेशियो है इसका? 1:4। 1:4। इसके बाद बांट दिया उसने पुत्री और बेटे में, यानी डॉटर और सन में, तो उसका रेशियो कितना होगा? उसका रेशियो भी दोनों का दिया है 1:4। यहां तक बात समझ में आ रही है? मैंने आपको रेशियो सोल्व करना सिखाया है, कैसे करेंगे। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 4 की 1 में करेंगे 4, और इस 4 की 4 में करेंगे तो 4×16 ये आ गया। तो मैं कह सकता हूं पत्नी को 1 मिला होगा, पुत्री को 4 मिले होंगे, तो पुत्र को कितना मिला होगा दोस्त? 16 मिला होगा। क्लियर? हमें दिया यदि पत्नी को पुत्र से कितना कम? 5,000 रुपए कम मिलते हैं। पत्नी को मिलता है 1 और पुत्र को मिलता है कितना? 16। कितना कम मिलता है इसे? 15 यूनिट। 15 यूनिट कम मिलता है, लेकिन मिलता कितना है दोस्त? 5,000 कम। तो मैं यहां से कह सकता हूं 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5,000। हमें बताना है पूरी संपत्ति का मूल्य कितना है। पूरी संपत्ति कितनी है? 1, 4, 5 और 16, 21। पूरी संपत्ति, टोटल संपत्ति आपकी हो जाएगी, टोटल एसेट्स टीए लिख सकता हूं, ये आ जाएगी आपकी 21। सोल्व करेंगे। 3 पंजे 15, 3 से 21, 5 से इसे काट दो तो कितना आ जाएगा? 1,000, और 1,000 गुणा 7 दोस्त आपका बन जाएगा 7,000। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आया क्वेश्चन समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखेंगे। 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में कितना बन जाता है? 1,261 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें दिया है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। टाइम कितना दिया है? 18 महीने, और काउंट किस पे करना है? कैलकुलेट करना है 6 मंथ पे। यदि मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, आपके पास 18 महीने हैं और 6 महीने के कितने पीरियड हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 6×18। तो मैं कह सकता हूं 6 महीने के 3 पीरियड होंगे और आपको उस पर ब्याज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है? तो जब भी बात कंपाउंड इंटरेस्ट की आती है तो मैं सबसे पहले लिखता हूं प्रिंसिपल, यहां लिख लूंगा अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए है। अमाउंट मुझे नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन जाता है? आपका अमाउंट बन जाता है। तो 8,000 में जब मैं 1,261 ऐड कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा दोस्त 9,261। ये बन गया। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि कितनी बार कैलकुलेट हुआ है ब्याज? 3 बार। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जितनी बार भी ब्याज कैलकुलेट होता है और हमें रेट चाहिए तो हम क्या कर देते हैं? इसका क्यूब रूट कर देंगे। अगर 2 साल का होता या फिर 2 सर्किल होते तो हम इसका क्या कर देते? स्क्वायर रूट कर देते। क्लियर है भाई? इसका क्यूब रूट कर दो। कितने का है ये? 20 का। और ये कितने का है दोस्त? ये है 21 का। तो मैं कह सकता हूं पहले प्रिंसिपल कितना था? 20। अब अमाउंट बन गया 21। कितने का ब्याज? 1 का। कितने पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी 5%। लेकिन 5% किसकी है? ये 5% है 6 मंथ की, 6 महीने की। 6 मंथ की अगर 5% है तो 12 मंथ की चाहिए, तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो रेट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। रेट आपकी निकल के आ जाएगी 10% पर एनम। क्योंकि रेट हम जो है कभी भी 6 मंथ की नहीं बताते हैं, हम हमेशा वार्षिक यानी एनुअली बताते हैं। ठीक है दोस्त, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं? ये हमसे पूछा है। तो जब भी आपके सामने ये या वाला कंसेप्ट आ जाए, कौन सा दोस्त? या वाला कंसेप्ट आ जाए तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्या दिया है कि 4 पुरुष हो या फिर क्या हो, 4 पुरुष हो या फिर 9 महिलाएं हो, या फिर क्या हो दोस्त, 9 महिलाएं हो, 8 महिलाएं, सॉरी, 4 पुरुष हो या फिर 8 महिलाएं हो, ये आपस में बराबर हैं, बराबर होगी। इसने दिया ये तो 4 पुरुष लेके आओ या फिर 8 महिलाओं को लेके आओ जो इस काम को कर सके। तो यहां से आप मैन वुमेन की इफिशिएंसी निकाल लेंगे। मैन अपोन में क्या आ जाएगा, वुमेन बराबर किसके हो जाएगा, 8/4 के, ये आ गया। तो इनकी इफिशिएंसी दोस्त यहां से आ जाएगी 4 दूनी 8 और 4 से काट लूंगा तो 1, ये आ गया। आ रही है बात समझ में? आप बोलेंगे जी सर। अब मुझे निकालना है सबसे पहले टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। इफिशिएंसी कितनी है, मैन से निकाल लो या फिर वुमेन से, 4m, और आदमी ने कितना समय लिया है, 12 दिन में इस काम को कंप्लीट करते हैं। यहां से आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। 4 गुना मैन की इफिशिएंसी कितनी है 2, 4 दूनी 8 गुना 12, तो टोटल वर्क आपका दोस्त आ गया 96। 12 अट्ठे कितना होता है 96, 96। आ रही है बात समझ में? आप बोलेंगे जी सर। तो हमें बताना है यदि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकेंगी, ये हमें बताना है। कौन कौन करेंगी, 9 पुरुष और 6 महिलाएं। तो देखेंगे एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 9 की कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, प्लस एक महिला की 1 है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6। तो 9 पुरुष और 6 महिला एक दिन में मिलकर कितना काम कर देंगी, 24 यूनिट काम कर देंगी। मेरे पास काम कितना है 96, तो हमसे पूछा है 96 काम को कितने समय में कंप्लीट कर देंगी, एक दिन में 24, तो 96 करने में लेंगी 24 चौक 96, 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगी। ऑप्शन नंबर ए दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त, आ रही है बात समझ में? चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। हमें दिया है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 32 एसपी, बराबर किसके दिया है 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 45 वस्तुओं के सीपी के। तो क्या करना है हमें लाभ या हानि निकालनी है। तो यहां से निकाल लेंगे हम दोस्त सीपी से एसपी का रेशियो, सीपी से एसपी का रेशियो। ये सीपी है, इसके नीचे एसपी ले गया तो क्या बच जाएगा 32, और ये 45 इसके नीचे आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से क्या बात बोल सकता हूं मैं, यहां से मैं बोल सकता हूं यदि मेरा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 32 था तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था 45 रुपए। 32 रुपए में कोई चीज आपने खरीदी और बेच कितने में दी, 45 रुपए में आपने वस्तु को बेच दिया। क्लियर हुई बात? कितने का प्रॉफिट हुआ, 32 में खरीदी 45 में बेच दिया, 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो किस पे होता है दोस्त, सीपी पे आपका होता है 32 यूनिट पे। तो हमें बताना है कितने का प्रॉफिट हुआ, 100% पे आपको बताना है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया कितना 4 अठे 32, और 4 से मैंने इसे काट लिया, कितना आ गया दोस्त 25। इसे और सोल्व कर लेंगे, 25 से 75 7, 25 से कम 25 और 7 32, भाग देंगे किससे 8 से, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, छोटा है तो एक जीरो ले लेंगे, जीरो, 8 छिंग 48, कितना बचा 2, 8 दूनी 16 और 4 बचा 8 पंजे 40, 40.625% आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्त सही आंसर होगा। बोलेंगे सभी दोस्त, क्या आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं? चलें आगे, फिर चलेंगे भाई आगे, देखेंगे क्या दिया है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। वह संख्या हमें बतानी है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बताना है भाई। तो ऐसी कौन सी संख्या है इनमें सबसे बड़ी जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यदि मैं 15 की बात करूं, 15 की, तो 15 से डिवाइड करता है 6 बार आएगा, 180 को कितनी बार 12 बार, और इसे करेगा 15 का 15, 9, 15 6 का 90। 15 ने इसे पूरा पूरा डिवाइड किया है, लेकिन मुझे क्या निकालना है सबसे बड़ी। तो मैं चेक करूंगा क्या इससे बड़ा कोई फैक्टर है। मैं बात करता हूं 30 की, अगर मैं 30 की बात करूं, 30 30 3 90, 30 6 का 180 और 3 अठे 240, 30 अठे 240, तो ये भी बनना है। 20 से काट के देखता हूं तो 20 से 90 पूरा पूरा नहीं जाता है, ये नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। अगर 60 से काट
काटता हूं तो ये वाला भी नहीं बनेगा। तो कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर होगा? सबसे बड़ा फैक्टर इसे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 ऐसी बड़ी संख्या होगी जो सभी को पूर्णतः विभाजित कर देगी। क्लियर? नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने धन का कितना 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास अभी भी कितने बचे हैं? 122 रुपए बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितना धन था? हमें बताना है कि पहले उसके पास कितना धन उपस्थित था। मैं मान लेता हूं व्यक्ति के पास टोटल टी रुपए थे। ये मान लिया भाई, मैंने मान लिया व्यक्ति के पास टी रुपए थे। उसने अपने धन का 18% खो दिया तो बचा कितना उसके पास? उसके पास बचा 82%। परसेंट के नीचे 100 लगा लिया, परसेंट हटा लिया, ये बचा हुआ धन है। उसके बाद और शेष का 87% खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद भी कितना बचा है दोस्त? 122। 87% खर्च किया इसका तो बचा है कितना? 13%। लेकिन बचा है उसके पास कितना दोस्त? 122। 122 रुपए अभी भी उसके पास बचे हैं। हमें बताना है उसके पास मूल रूप से कितना धन था, यानी अप्रोक्स में आपको आंसर बताना है। अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा। चलें देखो भाई क्या कट रहा है, 2 से काट लूंगा 41 और 2 से काट लूंगा 61 दूनी 122। इससे आगे ये नहीं कटने वाला है तो आपको पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 100 और गुणा 100 इधर आ जाएगा, 61 गुणा 100 और गुणा में 100 अपोन में कितना आएगा? अपोन में 13 गुणा 41, 13 कम 13, 13 चौक 52 और 1 53। 533 से आपको भाग देना है। किसे? 61 और 4 जीरो को आपको 533 से भाग देना है। तो अप्रोक्स में कितना आंसर आएगा चेक करेंगे। 533 से कम 533 कितना बचा? 10 में से 3 गया 7 और 10 में से 3 गया 7, 77 बचा। एक जीरो ऊपर से ले लेंगे तो कितना आएगा? 533 से कम 533 चलेगा। फिर से कितना बचेगा इस बार? 10 में से 3 गया 7, 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 5 गया 2, ये बच गया। फिर से मैं एक जीरो और ले लूंगा, कितना बच गया? 2370 आपका बन गया। तो इस बार कितनी चलेगी? यदि मैं इसमें 5 चलाऊंगा तो 5 पंजे 25, 2500 ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी चलेगी दोस्त? 4 चलेगी। तो कौन कौन से ऑप्शन कट गए? एक आपका ये वाला ऑप्शन कट जाता है और एक आपका ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से कट जाता है। बचे आपके पास कौन से ऑप्शन? ए और डी। देखेंगे अगर मैं 4 चलाता हूं कितना आ गया? 4 थे 12, 4 थे 12, 1 13, 4 पंजे 20 और 1 21, 2132। तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 2300, एक जीरो और बचे 2380, ये आ जाएगा। तो फिर से क्या चलेगी आपकी? 4 चलेगी, क्योंकि 2370 में 4 चली है तो 2380 में भी 4 चलेगी। 1144 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 3 नहीं चलेगी तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में होते हैं। आपके 15 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन को शिफ्ट को टफ बनाने के लिए डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो पाए। चलें भाई, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी? 2 ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या बनती है दोस्त? आपकी रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल क्या होती है? आपकी माइनस हो जाती है। तो 97 माइनस कितना? 79। तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 17 माइनस 9 8, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बचेगा भाई। क्या आप सभी लोग सहमत हो? यहां पर डिस्टेंस आपको मीटर में दी है तो आपको स्पीड को मीटर में बना लेना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 खत्म हुआ तो स्पीड आपकी आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है भाई? क्या आ गई स्पीड आपकी? 5 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा है इसे पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या दिया है दोस्त? कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आपको पता है जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो क्या होता है दोस्त? दोनों ट्रेनें अपनी दूरी को पार करती हैं, यानी 210 और 240 कितना बन गया? 450 डिस्टेंस को पार करेगी। कितने समय में? समय आपका निकल जाएगा
स्पीड कितनी है आपकी 5 मीटर प्रति सेकंड, तो समय कितना आ जाएगा 5 9 45, 90 सेकंड में पीछे से ट्रेन आएगी और इसे पार कर ले जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्त करेक्ट आंसर होने वाला है। बोलेंगे सभी लोग भाई फटाफट से, बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 700, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। पहले बताओ मुझे खुदरा विक्रेता कौन होता है। खुदरा विक्रेता ऐसे होता है जैसे कि आप किसी दुकान से सामान खरीद के लाते हो और वो दुकानदार किसी दुकान से सामान खरीद के लाता है, तो वह है उसके लिए क्या बनता है, खुदरा विक्रेता बनता है। क्लियर। तो मार्क प्राइस हमें बताना, किसमें परसेंटेज बताना, तो हमें एक्चुअल डाटा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। खुदरा विक्रेता को कितने परसेंट की छूट दी, 20% की। मैंने मान लिया उस चीज का मार्क प्राइस कितना था 100 रुपए 100 यूनिट, 20% की छूट पर वो खरीद के ले आया। कितने पर, 20% की छूट पर खरीद के ले आया। तो उसने कितने की वस्तु खरीदी, 20% की छूट पे, यानी 80 रुपए की उस वस्तु को खरीद लिया। ठीक है भाई, 20% की छूट पर खरीद लिया। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है, किस पर, अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी सीपी 80 है और बेचना किस पे चाह रहा है, अंकित मूल्य पर, यानी 100 पर बेचना चाहता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बनाना चाहता है, वो सेलिंग प्राइस उसका एमपी के बराबर 100 बनाना चाहता है। तो पूछ रहा है कितने का लाभ होगा, 80 रुपए में खरीदेगा और मार्क प्राइस पे बेच देगा, कितने का लाभ होगा, 20 का। तो 20 का लाभ होगा कितने पे, सीपी पे यानी 80 पे, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना निकाल देंगे। 20 चौक 80 और 4 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 चौक 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा दोस्त 25%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे, आ रही है बात समझ में, आप बोलेंगे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक का कितना एचसीएफ का 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है दोस्त, 52। तो दूसरी संख्या क्या है हमें बताना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। यानी पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो कर देंगे सोल्व। क्या दिया है, पहले दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम बराबर है किसके दोस्त, एलसीएम है एचसीएफ के 12 गुने के बराबर, ये दिया है। एलसीएम है एचसीएफ के 12 गुने के बराबर, फिर हमें दिया है एलसीएम प्लस एचसीएफ किसके बराबर, एलसीएम और एचसीएफ बराबर दिया है किसके दोस्त, 52 के। तो मैं यहां से कह सकता हूं एलसीएम की वैल्यू कितनी है, यहां से मैं कह सकता हूं एलसीएम किसके बराबर है, 12 गुणा एचसीएफ के। तो एलसीएम की जगह मैंने रख दिया 12 एचसीएफ, 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ और बराबर किसके होगा, 52 के, ये बन जाएगा। तो 12 13 13 एचसीएफ बराबर किसके हो जाएगा, 13 एचसीएफ बराबर हो जाएगा 52 के। तो यहां से मैं सोल्व कर लूंगा, 13 चौक 52, तो एचसीएफ आपका निकल के आ गया 4, एचसीएफ आपका दोस्त निकल के आ गया 4। यदि आपका एचसीएफ 4 है तो एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम कितना बन जाएगा, एचसीएफ गुणा 12, 12 चौक 48, तो एचसीएफ एलसीएम बन गया आपका 48। यहां तक सभी को समझ में आया है। तो हमें बताना है, हमें एक संख्या दी है दूसरी संख्या बतानी है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर किसके होता है दोस्त, एचसीएफ और मल्टीप्लाई में एलसीएम, ये बनता है। आप बोलेंगे जी सर इनमें से पहली संख्या कितनी 8, दूसरी बतानी है, और एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 48, तो 48 रख देंगे। कितनी आ जाएगी दूसरी संख्या, 8 6 48, 6 गुना 4 कितना बन जाएगा दोस्त, 24। तो मैं कह सकता हूं दूसरी संख्या कितनी हो गई, 24 आपके निकल के आ गई। बोलेंगे सभी लोग क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं, आप बोलेंगे एक बार, आ गया समझ में, क्लियर हुआ है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं इस शिफ्ट के 14 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 12। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए।
क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? क्या होता है इसका भाई, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है किसके बराबर, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन जब भी परसेंटेज की बात आती है तो इसमें क्या होता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो सीधा किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्त किसके, बेस इंटू हाइट के, बेस इंटू हाइट के। ये बात आ रही है समझ सभी को? आप बोलेंगे जी सर। हमें दिया है इसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, यानी पहले जितना क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए उसकी हाइट कितनी चेंज करनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। यदि आपको एरिया सेम रखना है तो क्या करना होगा, बेस का रेशियो हाइट का उल्टा बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? यदि आपको एरिया को सेम बना के रखना है, एरिया को कांस्टेंट रखना है, तो जो बेस का रेशियो होता है हाइट के रेशियो को उसका उल्टा करना पड़ेगा। क्लियर? तो बेस का रेशियो कितना है, 60% की वृद्धि की गई, तो मैं यहां से कह सकता हूं 60% का मतलब होता है 3/5। यदि पहले 5 था बेस, 3 बढ़ा दिया गया, कितना बन गया 8, तो उसकी हाइट कितनी बन जाएगी दोस्त, पहले 8 थी अब बन जाएगी 5, इसका उल्टा बन जाएगी। तो हाइट में कितना चेंज आया, पहले हाइट 8 थी अब बन गई 5, कितने की कमी हाइट में, 3 की, किस पे, 8 पे, तो हमें बताना है 100 पे कितनी होगी। तो 3/8 आपको पता है 37.5% होता है, 37.5% आपकी हाइट में कमी होगी। ऑप्शन नंबर है आपका दोस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आसान क्वेश्चन था, परसेंटेज यानी पहले चैप्टर का बिल्कुल आसान से कंसेप्ट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। इसमें दिया है एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना है 343 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होने वाला है। एक आपका होता है कौन सा, एस होता है, एस, एस बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग का आधा। ये क्या होता है दोस्त, सभी भुजाओं के योग का आधा। यदि मैं इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यदि मैं इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये क्या बन जाता है आपका 2s बन जाता है और बराबर किसके होता है, तीनों भुजाओं के योग की। तो किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के योग को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं 2s वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी परिमाप हो जाती है। तो जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन देता है तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया बराबर डेल्टा बराबर आर इंटू एस, जहां पर एस क्या होता है आपका हाफ पैरामीटर होता है, हाफ पेरीमीटर होता है। एरिया कितना दिया है 343, इसकी जगह लिख दूंगा 343। रेडियस कितनी दी है दोस्त आपको 7, तो यहां से आपकी एस की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 7 से इसे काट लूंगा, ये 7 का क्यूब होता है यानी 49 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू दोस्त आ जाएगी 49। हमें बताना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, एस का 2 गुना होता है, परिमाप एस का 2 गुना होता है, तो 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 गुना 2, ये बन जाएगा दोस्त आपका 98, क्या था सेंटीमीटर में, तो 98 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। 98 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मीटर और 24 मीटर लंबे तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात की। जहां पर भी आपकी अधिकतम की बात करता है तो किसकी बात करता है, एचसीएफ की आपकी बात करता है। तो 2 मेरे पास तार दिए हैं, कितने मीटर लंबे, एक 18 मीटर लंबा और एक 24 मीटर लंबा। तो हमें बताना है इनमें से सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा होगा, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका कितनी होगी अधिकतम, इन दोनों में क्या दिया है 6 गुना 3 और 6 गुना 4, तो सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो ये आपका बन जाएगा हाईएस्ट, 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि मैं टुकड़े की बात करता तो 6 के कितने बनते, 18 बनते 3, 6 18 और इससे बनते 6 24, तो टुकड़े बनते 3 ये बनते और 4 ये बनते, टोटल टुकड़े आपके हो जाते कितने दोस्त, 7 टुकड़े आपके निकल के आ जाते। हो सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में क्या पूछ ले, इसके टुकड़े पूछ ले जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज कितना है 63, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी।
5 क्रमागत विषम संख्याएं ऐसे लिखिए 1 2 3 4 और 5, ऐसे मेरे पास 5 क्रमागत संख्या लिखी हैं। औसत क्या होता है? औसत होता है बीच वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिखी आपके सामने कितनी? 63। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या है, पहली विषम, अगर बीच में ये विषम संख्या 63 है तो इसके बाद विषम संख्या कौन सी? 65। इसके बाद कौन सी होगी? तो 67। अगर इससे पहले की बात करूं कितनी? 61। और इससे पहले की बात करूं तो कौन सी हो जाएगी? 59 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें हो जाएगी 67। ऑप्शन नंबर